तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मास्टर क्लासेस बाई अनिल सर में। जैसा कि हमने पिछली क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के बारे में। हमने कुछ एक बातें मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के बारे में कर ली थी। कुछ बातें शेष रह गई थी जो हम इस क्लास में उनको कंप्लीट करने वाले हैं। मैं एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन करा देता हूं जो पिछली क्लास में हमने क्या कुछ पढ़ा था, ताकि आज की जो क्लास का जो कंटेंट है वो आपको फिर अच्छे से समझ में आ जाए। हमने देखो मोटे तौर पर पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि इस 1919 में ये कहा गया कि हम धीरे धीरे भारत में उत्तरदायी शासन लेके आएंगे। कर्मिक ढंग से हम उत्तरदायी शासन लेके आएंगे, मतलब एक साथ में उत्तरदायी शासन नहीं आएगा। धीरे धीरे कर्मिक ढंग से हम थोड़ी थोड़ी चीजों को सुधारते सुधारते फिर हम उत्तरदायी शासन लेके आएंगे। तो इस उत्तरदायी शासन को लाने के चक्कर में इन लोगों ने क्या क्या किया, तो 1919 के एक्ट से इन्होंने क्या नई व्यवस्थाएं की। तो हमने कुछ एक बातें की थी। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि 1919 का एक्ट प्रांतों में द्वैत शासन लेके आया। प्रांतों में क्या लेके आया? द्वैत शासन। कई बार यहां से सीधा ही प्रश्न आ जाता है कि प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत कौन से एक्ट से हुई थी। तो 1919 के एक्ट से, भारत सरकार अधिनियम, जिसको हम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं, उससे क्या हुआ? प्रांतों में द्वैत शासन आ गया। द्वैत शासन को हमने समझा था कि जो प्रांतों के अंदर जो शासन के विषय थे उनको दो हिस्सों में बांटा गया था। एक आरक्षित बोला गया और एक हस्तांतरित। हमने यहां तक पढ़ा था। लेकिन चूंकि सारे के सारे विषय अभी भी क्या थे, वो भारतीय मंत्रियों के पास नहीं थे, इसलिए हम लोग क्या करें कि अभी भी प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन नहीं आया था। अभी भी प्रांतों में कैसा नहीं आया था? पूर्ण उत्तरदायी शासन नहीं आया था, अभी भी आंशिक था। आंशिक हमने क्यों बोला था? आंशिक हमने इसलिए बोला था कि अगर सारे विषय, सारा काम अगर भारतीय मंत्री संभालते, जो निर्वाचित थे, जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे, तो हम कहते पूर्ण उत्तरदायी है। लेकिन यहाँ तो अभी भी सारा का सारा जो पावर है वो तो किसके पास इकट्ठा है? वायसराय के पास है। वायसराय की जो परिषद है उसके पास ही महत्वपूर्ण विषय, उसी के पास महत्वपूर्ण विभाग है। जो भारत वाले थे उनके पास तो बहुत ही ऐसे बहुत ही नाम मात्र किसी विभाग थे, जो ज्यादा दमदार विभाग नहीं थे। तो इसका मतलब अभी भी आंशिक उत्तरदायी शासन ही आया था। हमने एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट जाना था कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो विषय बांटे गए थे उनमें हमने कार्यकारी विषयों का बंटवारा नहीं किया था, केवल विधायी विषयों का ही बंटवारा किया था। इसका मतलब आप क्लियर कर लेना कि अगर 1919 के एक्ट में अगर आपके ऐसे आ जाता है कि कोई निम्नलिखित कथन छांटिए कि केंद्र और प्रांतों के बीच में विधायी शक्तियों के साथ साथ कार्यकारी शक्तियों का भी बंटवारा हुआ था, तो आप गलत मत कर देना, क्योंकि कार्यकारी शक्तियां नहीं बांटी गई थी, केवल विधायी शक्तियां ही बांटी गई थी। कि इन विषयों, ये जो विधायी जो पावर्स हैं वो केंद्र की अलग कर दी गई और प्रांतों की अलग कर दी गई, लेकिन अभी भी कार्यकारी शक्तियां सारी की सारी किसके पास थी? वायसराय के पास थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू हो गया। हमने ये भी देख लिया था कि जो केंद्र में जो विधायिका थी, उस विधायिका में दो सदन आ गए हैं। केंद्र में विधायिका में कितने सदन आ गए थे? दो सदन आ गए थे। उनके नाम हमने पढ़े थे, कुछ हमने उनकी डिटेल पढ़ी थी। जैसे राज्य काउंसिल है, उसमें कितने मेंबर होंगे? 60 होंगे। फिर हमने विधानसभा में पढ़ा था कि उसमें टोटल 145 होंगे। कार्यकाल पढ़ा, 3 साल उसका होगा, इसका 5 साल होगा। ये सारी बातें हमने पढ़ ली थी। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको ये 2-4 मिनट एक बार रिवाइज करा दिया है, ताकि आपके ये कानून बिल्कुल एकदम नया नहीं लगे कि हमने काफी कुछ पढ़ा हुआ है। तो अब चलो आज के पॉइंट्स जो इस कानून में है वो हम डिस्कस करते हैं। सीमित मताधिकार हमने कल पढ़ लिया था कि सीमित जो मताधिकार था, इसका मतलब सबको वोटिंग राइट्स नहीं मिले हुए थे। कुछ उन्होंने योग्यताएं तय कर रखी थी। उन योग्यताओं की हमने कल बात की थी कि वो 3 योग्यताएं थी: संपत्ति, शिक्षा और कर। ये 3 मुख्य मापदंड थे, जो इन पर खरा उतरता था उनको वोटिंग राइट्स मिलते थे। हमने ये भी बात की थी कि 6 बार, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1919 के एक्ट से 6 बार विधानसभाएं बनी हैं। तो कई बार यहां से कोई घुमावदार क्वेश्चन आ जाता है, तो ध्यान रखना आपको। इसे 6 बार विधानसभाएं बनी। और 6 बार में जो 5वें नंबर की जो विधानसभा थी उसका कार्यकाल काफी लंबा था, 35 में बनी थी और 46 तक वो खींची थी। फिर हमने ये भी बात कर ली थी
कि जो छठी विधानसभा थी, जो 1919 के एक्ट से बनी थी, जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ तो अपने आप भारत स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत ये अपने आप ही खत्म हो गई थी। इसको अलग से कोई खत्म नहीं किया गया था, भंग नहीं किया गया था, ये अपने आप ही भंग हो गई थी, स्वतः भंग हुई थी। हमने ये भी बात कर ली थी कि 1919 के एक्ट के तहत 4 बार राज्य परिषदें बनी। कितनी बार बनी? 4 बार राज्य परिषदें बनी, 1921, 1926, 1930 और 1946। ये इनके बनने के वर्ष हैं। इन इन वर्षों में ये राज्य परिषदें बनी। यहां तक अपना एच पॉइंट तक, यानी टोटल हमने एच तक के जितने भी प्रावधान थे, जितनी भी इस विधान की, इस कानून की विशेषताएं थी, वो हमने यहां तक जान ली थी। तो चलो अब ये जो इसका नया पॉइंट आता है आई, इस आई पॉइंट से हम चीजों को डिस्कस करने वाले हैं कि अब और इसमें क्या कुछ नया बचा है। तो आगे बढ़ाते हैं फिर क्लास को। हाँ देखो इसमें, इस ये नए नई विशेषता क्या बता रहा है इस एक्ट की। इसने ये क्या कह रहा है कि 9 फरवरी, कितनी डेट क्या दे रखी है इसने? 9 फरवरी। क्या डेट दी है इसने? 9 फरवरी। इसने कितनी डेट दी है? 9 फरवरी। क्योंकि देखो 1919 का एक्ट है। इस एक्ट ने क्या कहा, केंद्र में जो 2 सदन बना दिए, एक विधानसभा बना दी और एक राज्य परिषद। तो अब उनके चुनाव भी तो होंगे। विधानसभा बनी है, राज्य परिषद की इन्होंने व्यवस्था तो कर दी कि 2 होंगे, ऐसे होंगे, 145 होंगे, 60 होंगे, इतने निर्वाचित होंगे, इतने मनोनीत, वो सब कर दिया इन्होंने। तो अब इसका मतलब क्या है? अब चुनाव होंगे। तो चुनाव हो गए। केंद्रीय जो केंद्र में जो विधानसभा थी, उस केंद्रीय विधानसभा के क्या हो गए? चुनाव हो गए। चुनाव हो गए तो नई विधानसभा बन गई। अब नई विधानसभा जो बनी, तो उसकी पहली बैठक भी तो हुई होगी। तो वो जो 9 फरवरी 1921 को, कितनी है वो डेट? ये रही 9 फरवरी 1921 को। ध्यान रखना, 9 फरवरी 1921 को नई केंद्रीय जो विधानसभा बनती है, गठित होती है, उसको, ये केंद्रीय विधानसभा का 9 फरवरी 1921 को इसका उद्घाटन होता है। उद्घाटन का मतलब इस दिन उसकी बैठक होती है। और इसी डेट से फिर इनका कार्यकाल शुरू हो जाता है। तो 9 फरवरी 1921 ये नई केंद्रीय जो विधानसभा थी, जो 1919 के एक्ट के तहत हुए चुनावों के बाद में बनी थी। तो इसका नई जो केंद्रीय विधानसभा थी, उसका उद्घाटन कब हो रहा है? 9 फरवरी 1921 को, ध्यान रख लेना है। और इसका उद्घाटन कौन कर रहे हैं? ड्यूक ऑफ कन्नौट। ये ड्यूक ऑफ कन्नौट, ध्यान रखना। किसने इसका, जो नई केंद्रीय विधानसभा बनी, इसका उद्घाटन किसने किया? ड्यूक ऑफ कन्नौट ने इसका उद्घाटन किया था। ये एक फैक्ट है याद करने वाला। इसके जो पहले अध्यक्ष हैं, भाई केंद्रीय विधानसभा बनी है तो इसके जैसे लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, तो वैसे ही इसके भी अध्यक्ष तो हुए होंगे। तो इसके जो पहले अध्यक्ष बने थे वो कौन थे? ये नाम याद कर लेना। नाम याद करा देता हूं मैं, फ्रेडरिक व्हाइट। कौन थे इसके पहले अध्यक्ष? कौन बने? फ्रेडरिक व्हाइट। 1921 टू 25, ये 21 टू कब तक चलेंगे? 25 तक चलेंगे। पहले उपाध्यक्ष इसके कौन है? यहां पर देखो, यहां आपको थोड़ा सा ध्यान देना। यहां पर सच्चिदानंद सिन्हा आ गए साहब, भारतीय आ गए, सच्चिदानंद सिन्हा। अब देखना, अगर बहुत ज्यादा वो गहराई में पूछेगा तो ऐसे पूछ लेगा। 1919 के एक्ट के तहत बनी नई जो केंद्रीय जो सभा थी, उसके जो पहले उपाध्यक्ष थे वो कौन भारतीय थे? तो ध्यान रखना है, सच्चिदानंद सिन्हा। पहले जो 1921 में गठित केंद्रीय विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, ये ध्यान रखना है आपको। सच्चिदानंद सिन्हा। और पहले अध्यक्ष कौन है? फ्रेडरिक व्हाइट। फ्रेडरिक व्हाइट, ये आपको ध्यान रखना है। सच्चिदानंद सिन्हा का नाम फिर बाद में आएगा, आपको ध्यान हो। जब संविधान सभा की जो पहली बैठक होगी, तो उस समय संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाएंगे, वो भी सच्चिदानंद सिन्हा ही होंगे। जब तक कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन नहीं हो जाता, उनको स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन नहीं लिया जाता, तब तक पहली बैठक में अध्यक्षता तो करनी पड़ेगी ना किसी को तो बनाना पड़ेगा। तो जो परमानेंट अध्यक्ष है उसको तो बाद में चुनेंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बस ये सच्चिदानंद सिन्हा का नाम आया तो मैंने आपको एक फैक्ट बता दिया कि सच्चिदानंद सिन्हा ही
भारत की जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उस 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी, उसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने काम किया था। अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा, ये वही सच्चिदानंद सिन्हा है, ये ध्यान रखना। ये पहले उपाध्यक्ष बन रहे हैं, ये इसलिए आपके सच्चिदानंद सिन्हा आया, तो ये दोनों फैक्ट आप याद कर लेना, वो आगे अपन रिपीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले उपाध्यक्ष कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा, और वहां यहां पर नाम आ रहा है फ्रेडरिक व्हाइट। यहां पर नाम किनका आ रहा है? फ्रेडरिक व्हाइट। तो यहां तक क्लियर है कंसेप्ट, आगे बढ़ते हैं फिर। दूसरी केंद्रीय विधानसभा में, ये देखो, पहले भारतीय जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बन रहे हैं। अब आपसे यहां देखो, अब थोड़ा सा है ना, आराम से समझना, धैर्य से। अगर आपसे पूछे कि 1921 में बनी नई नई केंद्रीय विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। पहले अध्यक्ष कौन थे? फ्रेडरिक व्हाइट। यहां तक क्लियर है आपका? ठीक है। दूसरी केंद्रीय, अब ये तो पहली पहली केंद्रीय विधानसभा थी, फिर दूसरी बार भी तो चुनाव हुए थे ना, 21 से वो 24 रह से चली थी आगे। तो जो दूसरी केंद्रीय विधानसभा बनी, दूसरी, उस दूसरी केंद्रीय विधानसभा में पहले भारतीय कौन थे? विट्ठल भाई पटेल थे, जो इसके अध्यक्ष बने थे। अब विट्ठल भाई पटेल का प्रश्न कैसे बनेगा? पहले उस भारतीय का नाम बताओ जो केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बना था। प्रश्न कैसे बनेगा? पहले उस भारतीय का नाम बताओ जो केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बना था। वो तो याद रह जाएगा आपको, विठल भाई पटेल। मान लो वो थोड़ा सा और गहराई में उतर जाए, वो पूछ ले कि विठल भाई पटेल जो पहले भारतीय थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बने थे, वो कौन से नंबर की विधानसभा में अध्यक्ष चुने गए थे? पहले नंबर की, दूसरे नंबर की, तीसरे की, चौथे की, पांचवे की, छठे की, कुछ भी दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना दूसरे की। फिर वो ये भी पूछ सकता है कौन से कानून के तहत गठित केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष विठल भाई पटेल बने थे? 1919, 1935, 1900 और कुछ दे देगा। तो ध्यान रखना है, 1919 के एक्ट के तहत जो गठित जो केंद्रीय विधानसभा थी, उस दूसरे बार की विधानसभा में अध्यक्ष बने थे विठल भाई पटेल। ये पहले भारतीय थे जो अध्यक्ष पद पर पहुंचे थे, जो अध्यक्ष पद पर पहुंचे थे। अब मेरे ऐसे बीच बीच में ऐसे याद आ रहा है, कोई फिरोज शाह मेहता का भी नाम था, वो भी पहले थे। अब वो पहले क्या थे वो मुझे पता नहीं, वो कोई बताना चाहे तो बता सकता है। फिरोज शाह मेहता का भी ऐसे कुछ नाम आया था। फिरोज शाह मेहता भी पहले भारतीय हैं। वो पहले भारतीय किस संदर्भ में ये पता नहीं, पहले भारतीय किस संदर्भ में है? हाँ बताओ। फिरोज शाह मेहता वो बॉम्बे विधान परिषद से केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत होने वाले पहले भारतीय थे। पहले भारतीय थे। ये कौन से एक्ट के आसपास का टाइम है, मतलब कौन से कानून के आसपास की बात? 1892 में। हाँ, 1892 में, बिल्कुल सही है। 1892 में ही तो ये व्यवस्था की गई थी कि प्रांतीय विधान परिषदों की सिफारिश पर जो भी वो जिनको चुनेंगे, उनको केंद्रीय विधान परिषद के अंदर कौन वायसराय मनोनीत कर देगा। ऐसे सिफारिश वाला सिस्टम किस में आया था? 92 में ही आया था, ये हमने पढ़ा है। इसलिए रिवाइज करते रहा करो, वरना है ना फिर गड़बड़ हो जाएगी। बहुत बढ़िया है, ऐसे ही सवालों के जवाब दिया करो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले भारतीय हो गए विठल भाई पटेल, जो क्या बन रहे हैं इसके अध्यक्ष। यहां तक क्लियर है। अब देखो अंतिम अध्यक्ष कौन है? जीवी मावलंकर। ये जीवी मावलंकर हम बाद में पढ़ेंगे। जीवी मावलंकर संविधान बनाएंगे ना, तब भी याद आएगा। इसलिए मैं बहुत सारी चीजें आपको अभी हिंट के तौर पर दे देता हूं, ताकि आपको याद रहे। अब देखो पहले भारतीय कौन है? विठल भाई पटेल। अंतिम अध्यक्ष किसके? केंद्रीय विधानसभा के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? अंतिम, उसके बाद में ये खत्म हो गई थी। अंतिम अध्यक्ष कौन थे?
क्योंकि फिर वही है, भारत आजाद हो गया, केंद्रीय विधानसभा खत्म होगी। तो अंतिम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। अब ध्यान देना, ये जीवी मावलंकर आगे भी एक बार रिपीट होने वाला है। जब हम ये पढ़ेंगे ना कि जब देश आजाद हो गया, तो देश के आजाद होने के बाद में देश में काम करने के लिए देश को कानून की जरूरत पड़ती है। तो जो उस समय तक चुनाव तो हुआ नहीं था, तो कानून कौन बनाएगा? कानून तो संसद बनाती है, संसद थी नहीं। तो फिर ये हुआ कि जो संविधान सभा है वो संविधान तो बनाए ही बनाएगी, लेकिन वो देश के लिए कानून भी बनाएगी। तो इसका मतलब संविधान सभा दो रूप में काम कर रही थी। कितने रूप में? दो। एक तो संविधान बनाने बैठती थी तब उसको कहते थे संविधान सभा। जब वो कानून बनाने बैठती थी तब हो जाती थी वो अंतरकालीन संसद, यानी इंटरिम पार्लियामेंट, अंतरिम संसद। यानी अभी चुनाव से बनी हुई संसद तो बाद में आ रही है, उससे पहले जो संसद बनी थी उसको हम कह रहे हैं अंतरिम संसद या अंतरकालीन संसद। सीधे सिंपल रूप में कह सकते हैं कि जो भारत जब आजाद हुआ तो उसके बाद में संविधान सभा ने दो रूप में काम किया। एक तो संविधान बनाने का काम किया और एक देश के लिए कानून बनाने का काम किया। जब वो कानून बनाने के लिए जब संविधान सभा के लोग बैठते थे, तो उस समय उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं करते थे, ध्यान रखना। वो तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हैं। तो जब संविधान बनाने बैठती थी तो सीट पर कौन बैठते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब वो वही संविधान सभा जब कानून बनाने बैठती थी तो सीट पर बैठते थे जीवी मावलंकर। तब कौन बैठते थे? जीवी मावलंकर। तो इसलिए हम जब संविधान निर्माण का वीडियो श्रृंखला शुरू करेंगे तो उसमें ये सारा आएगा। इसलिए मैंने एक आइडिया बता दिया है कि ये जीवी मावलंकर का फिर से नाम आएगा। जैसे सच्चिदानंद सिन्हा का आएगा, वैसे ही जीवी मावलंकर का आएगा। तो जो अंतरकालीन जो संसद थी उसकी बैठकों की अध्यक्षता कौन करते थे? जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर। तो जीवी मावलंकर अंतिम अध्यक्ष है केंद्रीय विधानसभा का, और अंतरकालीन संसद का भी फिर ये ही अध्यक्ष बन जाएगा। पहली राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? ये भी फैक्ट है, ये तो सारे ही याद करने वाले हैं आज तो फैक्ट। पहली जो पहली राज्यसभा बनी थी, क्योंकि राज्य परिषद, तो जो पहली राज्य परिषद बनी थी उस पहली राज्य परिषद के अध्यक्ष कौन बने थे? अलेक्जेंडर मूडीमैन। अलेक्जेंडर मूडीमैन, ये मावलंकर साहब हो गए, ये हमने पढ़ ही लिया मावलंकर साहब। और ये अलेक्जेंडर मूडीमैन, ये कौन है? पहली राज्य परिषद के अध्यक्ष। पहली राज्य परिषद के अध्यक्ष कौन है? अलेक्जेंडर मूडीमैन। एक यहां से अब जो आपके पॉइंट आ रहा है ना, ट्रिपल स्टार से लगा रखे मैंने, आप ध्यान दो। यहां से कई बार आपकी है, कोई पर्सन ज्यादा हार्ड तो नहीं है लेकिन नॉर्मल में ही कई बार गलती हो जाती है अपने से। तो ध्यान रखना है, नरेंद्र मंडल का गठन कौन से कानून से हो रहा है? किसकी बात कर रहा हूं मैं? आपके सीधा सा प्रश्न आ गया। नरेंद्र मंडल के गठन का प्रस्ताव किस कानून में इसके प्रस्ताव की बात की गई थी? तो ध्यान रखना है, नरेंद्र मंडल के गठन की जो बात है वो कौन से कानून में हो रही है? 1919 के कानून में। किस कानून में हो रही है? 1919 के कानून में। तो ध्यान रखना है, 1919 का कानून एक नरेंद्र मंडल बनाने की भी बात कर रहा है कि हम एक नरेंद्र मंडल बनाएंगे। नरेंद्र मंडल का मतलब राजा, राजाओं का एक पूरा एक मंडल बनाएंगे, एक समूह बना लेंगे। ऐसे सिंपल भाषा में ऐसे समझो, राजाओं का एक समूह होगा। तो ये एक प्रस्ताव था कि ये बनाना है, तो ये फिर बनाया होगा, कानून में कहा गया कि ये इसको बनाना है, तो ठीक है, फिर 21 में इसको बना लिया। नरेंद्र मंडल कब बन गया? 21 में। ठीक है। इसमें कितने लोग हैं? 120। कितने लोग हैं? 120, ये ध्यान रखना है। कितने लोग हैं इसमें? 120। इन 120 में 108 एक इसमें इसमें कितने हैं? 108 कौन है? जो देसी रियासतें थी उन देसी रियासतों के राजकुमार। क्योंकि राजाओं को भी तो खुश करना है ना, तो खुश करने के लिए नरेंद्र मंडल बना दिया, और नरेंद्र मंडल बना 21 में। ध्यान रखना ये सन कंफ्यूज कर देती है कई बार, मान लो आ जाए। नरेंद्र मंडल का गठन कब हुआ?
आपके दे दिया 1919, 1920, 1921 और 1922, चार दे दिए। तो आप फटाक से क्या टेकोगे? हो बोले सर ने बताया था यार 1919 है ना, 1919 के कानून में नरेंद्र मंडल की बात थी, तो इसमें तो 1919 कर देते हैं। तो ध्यान रखना है, नरेंद्र मंडल के गठन की बात की गई थी 1919 के कानून में, बनाया 2 साल बाद में था, 21 में। बनाया कब था? 21 में। तो वही बात हो गई, 1773 के कानून में उच्चतम न्यायालय कलकत्ता में खोलने की बात थी, बना कब? 1774। तो ये चीजें याद रखनी है। कई बार यहां से है ना, मतलब छोटी सी गलती से सवाल मतलब गलत हो जाता, आता आता वह सवाल गलत होता है समझने की गलती से। तो ध्यान रखना है, बन रहा है 21 में। इसमें कितने लोग हैं? 120। 108 तो हैं विभिन्न देशी रियासतों के राजकुमार, और 12 क्या हैं? 108 तो हो गए राजकुमार, और 12 क्या होंगे? अलग अलग उन्हीं देशी रियासतों के प्रतिनिधि। तो कुल मिला के 108 तो हैं राजकुमार, राजाओं को खुश कर देंगे। भाई राजाओं को लगेगा नहीं नहीं, हमारी भी अंग्रेज लोग हमारे हमारे को भी पूछते हैं, हमारी भी पूछ है, हमें भी पूरी वैल्यू दे रहे हैं, इनको ये लगेगा। तो 108 तो हो गए राजकुमार साहब, और 12 लोग कौन थे? जो थे देशी रियासतों के ही, लेकिन उनके अलग अलग प्रतिनिधि थे, अलग से भेजे गए लोग थे। तो कुल मिलाकर के ये 120 लोगों का एक ग्रुप था नरेंद्र मंडल। और इस मंडल की जो बैठक होती थी उसकी अध्यक्षता कौन करता था? ध्यान रखना है, उसका अध्यक्ष कौन है? वायसराय। अध्यक्षता वाला काम नहीं दे रहे भारतीयों को, असली काम तो अपने पास ही रख रहे हैं। बस ये तो धीरे धीरे बुलाने वाला काम है, ताकि इनको राज करने में जोर नहीं आए, आगे दिक्कत नहीं आए। तो नरेंद्र मंडल बना दिया है 21 में, 120 लोग भी रख दिए, 108 राजकुमारों को जगह दे दी, 12 दूसरे लोगों को जगह दे दी, और खुद सीट पर बैठ गए हैं, खुद मालिक बन गए हैं। तो इसके अध्यक्ष कौन बन गए? वायसराय। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके अध्यक्ष कौन बन रहे हैं? वायसराय। तो अब हम आगे देखते हैं, अब इसमें और क्या क्या प्रावधान थे। इसमें ध्यान देना, हमने देखा था कि हमने 1909 का जब हम पढ़ रहे थे मार्ले मिंटो, तब हमने मार्ले मिंटो पढ़ रहे थे, तब हमने मिंटो को खूब कोसा था। क्यों कोसा था? कि उसने तो विष के दांत बो दिए, उसने तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की, उसको सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है। हमने पढ़ा था, आपको याद हो तो। और उस टाइम 1909 में पहली बार मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली लेके आई गई थी। ठीक है। अब क्या हुआ? क्या अंग्रेज मतलब शरीफ बन गए? उन्होंने कहा नहीं, हमसे तो गलती हो गई, हम तो जो मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी उसको हम समाप्त कर रहे हैं कि उसको बढ़ा रहे हैं? इतने बेवकूफ थोड़ी थे। इन्होंने कहा पहले तो हमने केवल मुसलमानों के लिए की थी, अब तो हम 4-5 जने और जोड़ देंगे इसमें। यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली का क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। दूसरे समुदायों को भी इसके लपेटे में ले लिया है। यानी पूरी तरह से समाज को बांटने की तैयारी चल रही है, बस आराम आराम से बांट रहे हैं ताकि पता ही नहीं चले, समाज में फूट फट जाए। तो इन्होंने क्या किया? अब आपके प्रश्न आ जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली का 1919 के कानून के तहत विस्तार हुआ, कथन सत्य है कि असत्य? बिल्कुल सत्य है। विस्तार हुआ, विस्तार हुआ। अब पहले मुसलमानों के लिए ही सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली थी, अब सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था किसके लिए और कर दी गई? सिख, भारतीय ईसाई जो भारत में रह रहे थे, एंग्लो इंडियंस। यानी कि वो एंग्लो इंडियंस वो लोग जिनके पूर्वज, जिनके पूर्वजों में एक ब्रिटिश, एक ब्रिटेन का व्यक्ति रहा हुआ है, और एक भारतीय मूल का रहा हुआ है। यानी कि एक ब्रिटिश, उनके जो माता पिता या दादा दादी या परदादा में कौन है? एक तो ब्रिटिश है, और एक उनके क्या है? एक उनके भारत का है। तो उनकी जो संतानें थी, यानी कि एक ब्रिटेन और एक भारतीय मूल के व्यक्ति की जो संतानें थी, उनको हम किस नाम से जानते हैं? एंग्लो इंडियन। उनको हम किस नाम से जानते हैं? एंग्लो इंडियन। आपको ध्यान हो, थोड़ा सा मैं बता दूं कि पहले इस एंग्लो इंडियन जो थे, इनके मनोनयन की व्यवस्था होती थी लोकसभा में। हालांकि लोकसभा में पढ़ेंगे तो सारा ही पढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, लेकिन चूंकि अब फैक्ट आ रहा है तो आपको सुनने में कोई हर्ज नहीं है। पहले एंग्लो इंडियंस जो थे, वो 2 एंग्लो इंडियंस लगाए जाते थे, मनोनयन होता था लोकसभा में।
राष्ट्रपति करते थे कि ये जो कम्युनिटी है इनको भी प्रतिनिधित्व मिले। अब चूंकि इनकी संख्या काफी कम रह गई है, अब ये एंग्लो इंडियन कौन है, इनकी भी डेफिनेशन संविधान में दी गई है। तो मोटे तौर पर आप समझ सकते हैं एंग्लो इंडियन वह व्यक्ति एंग्लो इंडियन है। देखो नाम देखो, एंग्लो इंडियन, यानी किन की संतान, अंग्रेज और भारतीय की संतान क्या हुई, एंग्लो इंडियन। मैं सिंपल परिभाषा बता रहा हूं एकदम सामान्य करके, कहीं आप ये कहो कि नहीं एकदम वो, तो एकदम आप मोटे तौर पर इसको समझ ले, एक अंग्रेज और एक भारतीय की जो संतान थी वो क्या हुई, एंग्लो इंडियन। तो जो एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी थी उसको प्रतिनिधित्व देने के लिए पहले लोकसभा में दो लोग इन समुदाय के मनोनीत हुआ करते थे। अब ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई है 104वें संविधान संशोधन से। जहां तक मैं सही हूं तो 104वें संविधान संशोधन से ये व्यवस्था समाप्त हो गई, अब इनका मनोनयन नहीं होता। एक स्टेट में विधानसभा में इनके मनोनयन की व्यवस्था थी, और दो इनके अगर लगे कि इनके प्रतिनिधित्व की जरूरत है तो था, ऐसा था प्रावधान, लेकिन अब नहीं है। तो ये एंग्लो इंडियन की बात आई तो मैंने आपको बता दिया कि अब आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि क्या अब भी लोकसभा में एंग्लो इंडियन के मनोनयन की व्यवस्था है, तो आप मना कर देना नहीं है, पहले हुआ करती थी। ये 104वें संविधान संशोधन से अब एंग्लो इंडियंस का मनोनयन नहीं होता, राष्ट्रपति मनोनयन नहीं कर सकते, संविधान संशोधन करके इनके मनोनयन को हटा दिया गया है। तो दो एंग्लो इंडियन मनोनयन की लोकसभा में थी, और राज्यों की विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन मनोनयन किया जा सकता था, ये था। तो कुल मिला के अपना टॉपिक अभी वो लोकसभा समझना नहीं है, वापिस अपने इस पर लौटते हैं। तो पहले किन का था, पहले मुसलमान, केवल मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन था। तो अब किन को और जोड़ दिया गया, सिख इसमें आ गए हैं, भारतीय ईसाई आ गए, एंग्लो इंडियन आ गए हैं, और एंग्लो इंडियन के साथ साथ यूरोपियंस के लिए भी व्यवस्था कर दी गई। यानी कि जो यूरोपियन है, चाहे वो खुद ब्रिटेन के हों या ब्रिटेन के अलावा जो दूसरे यूरोप महाद्वीप का कोई भी, चाहे जैसे फ्रांस का, कहीं का भी कोई भी हो सकता है, कोई भी यूरोपियन यूरोप महाद्वीप का हो, तो उनके लिए फिर पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली शुरू कर दी। उनके लिए कौन सी, पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली, या जिसको हम कह सकते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली, या पृथक निर्वाचक मंडल प्रणाली। नाम कोई से भी आए, घूमना नहीं है, इंग्लिश का नाम देख लेना, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, वहां इंग्लिश में एक ही आएगा, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, वहां एक आएगा। इलेक्टोरेट का मतलब निर्वाचक, सिस्टम मतलब प्रणाली, तो पृथक निर्वाचक प्रणाली या पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली। ये बात मैंने उस टाइम भी कही थी, कहीं छोटी सी गलती से आपका सवाल गलत नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या व्यवस्था कर रहा है, ये कह रहा है साहब जो लंदन था ना, लंदन में यहां पर अब एक और ऑफिस आ गया। देखो ऑफिस बहुत खोले इन्होंने, अंग्रेजों ने। किस नाम से ऑफिस खोला, भारतीय उच्चायुक्त, एक नया ऑफिस आ गया, यानी एक और नया पद आ गया है, भारतीय उच्चायुक्त। लंदन में अब ये भी बैठेगा। अब भारतीय उच्चायुक्त नाम से एक पद बना दिया गया, इसका एक ऑफिस बना दिया गया। इस ऑफिस में ये भारतीय उच्चायुक्त नाम से एक व्यक्ति वहां पर भी इस ऑफिस में बैठेगा। तो अब देखो 1858 में एक पद बनाया गया था भारत के राज्य सचिव नाम से। याद आ रहा आपको, भारत सरकार अधिनियम, जिसे शासन पलटा था भारत में, क्राउन के पास शासन आ गया था, और क्राउन ने कहा कि मुझे सारी रिपोर्ट चाहिए, उसके लिए मैं एक आदमी बिठा रहा हूं, उसका नाम होगा भारत का राज्य सचिव। तो भारत के राज्य सचिव नाम से एक पद उन्होंने उस टाइम सृजित किया था, और उसका ऑफिस भी कहाँ होता था, लंदन में। उसी भारत के राज्य सचिव की कुछ शक्तियां निकाल के एक नए व्यक्ति को और बिठा दिया, जिसका नाम था भारतीय उच्चायुक्त। ये तो हो गया पद, ये क्या है, पद है। तो इस पद पर तो कोई भी व्यक्ति, ABCD कोई भी व्यक्ति बैठ सकता है, वो बाद की बात है, लेकिन एक नया पद। अब आपके प्रश्न आ जाए कि भारतीय उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन, या ऐसे आ जाए भारतीय उच्चायुक्त के एक नए पद का सृजन कौन से कानून से किया गया था, तो ध्यान रखना है आपको, टिक करना है 1919 का एक्ट। 1919 के एक्ट से भारतीय उच्चायुक्त नाम से एक नया पद बनाया गया था। तो इस पद को बना के उन्होंने क्या किया कि कुछ जो पावर्स थे, ध्यान रखना, कुछ जो पावर्स
जो भारत सचिव के पास जो जितनी भी शक्तियां थी उनमें से कुछ पावर्स लेकर के किसको दे दिए, अब भारतीय उच्चायुक्त को दे दिए कि अब भारतीय उच्चायुक्त के पास कुछ शक्तियां रहेंगी, कुछ अधिकार रहेंगे जो पहले उसके पास होते थे, वो अब इसको दे दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सब। ये देखो, ये एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। भारतीय उच्चायुक्त से भी कहीं ज्यादा अगर मेरे से पूछा जाए कि क्या सर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये उच्चायुक्त वाला है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना। अब आपके सीधा प्रश्न आता है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान कौन से कानून में था? तो ध्यान रखना है, कौन से कानून में था? 1919 के कानून में। यानी 1919 के कानून ने कहा था कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। किसकी स्थापना की जाएगी? केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। तो ठीक है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान था कि स्थापना करेंगे। कब हुई? 26 में। ध्यान रखना, बात यही आ रही है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान था कि करेंगे। हुई कब? नरेंद्र मंडल बनाएंगे। हुआ कब? 21। केंद्रीय लोक सेवा आयोग बनाएंगे, बना कब? 26। कब बनना है? 26। कब बनना है? 26। ये लो 26 में बना दिया भाई। और 26 में बनाया, तो ये इसको बनाने की जो सिफारिशें की थी ना, ये कई बार ये बड़ा प्रश्न आ जाता है कि कौन से आयोग की सिफारिशों पर सन 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। कई बार ये प्रश्न आता है कि कौन से आयोग की सिफारिशों पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। तो ध्यान रखना है, ली आयोग की सिफारिशों पर। कौन से आयोग की? ली आयोग की सिफारिशों पर। ली आयोग था, 1923 में ली आयोग बिठाया गया था, और उस ली आयोग ने सिफारिश की थी कि अब हमें केंद्रीय लोक सेवा आयोग बना लेना चाहिए। हालांकि प्रावधान तो कानून ने ही कहा था, लेकिन फिर कैसे बनेगा, क्या बनेगा, क्या इसकी शर्तें रहेंगी, क्या पावर्स, सब उसके लिए इन्होंने एक आयोग बिठाया कि भाई ये आयोग क्या कह रहा है, आयोग की क्या सिफारिशें हैं, फिर उनकी सिफारिशों को देखते हुए हम आयोग बनाएंगे। ये केंद्रीय लोक सेवा आयोग बना लेंगे। तो उससे पहले एक आयोग बनाया गया 1923 में, ली आयोग नाम से, और इस ली आयोग ने अपनी सिफारिशों में कहा कि हमें केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन करना चाहिए। तो हमने ली आयोग की सिफारिशों को मानते हुए 1926 में क्या बना लिया? केंद्रीय लोक सेवा आयोग। और इस केंद्रीय लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बन रहे हैं? रोस बर्कर। ध्यान रखना ये नाम, रोस बर्कर। ये केंद्रीय लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष बन रहे हैं, रोस बर्कर। तो ये तीनों फैक्ट हैं। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की बात हो रही है, बन रहा है 1926 में, और इसके पहले जैसे ही केंद्रीय लोक सेवा आयोग बना तो इसके जो पहले अध्यक्ष बने थे वो थे रोस बर्कर। और ये किस आयोग की सिफारिश पर बना था? 1923 में जो ली आयोग आया था, उस ली आयोग की सिफारिशों पर ये बना था। तो ये ध्यान, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो मैंने आपको कई बार याद करा दिया है। और देख लेते हैं। पहली बार केंद्र, अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, केंद्र और राज्यों के बजट को अलग किया गया था। ये ध्यान रखो, पहली बार हो रहा है। अब केंद्र का बजट अलग से आएगा और राज्य का बजट अलग से आएगा, ये ध्यान रखना। पहले तो एक ही बजट होता था पूरे के पूरे इस ब्रिटिश शासित भारतीय क्षेत्र का, पूरा एक ही केंद्र ही इनका बजट जारी करता था पूरे ब्रिटिश क्षेत्र के लिए, पूरे उस ब्रिटिश शासित भारतीय क्षेत्र के लिए, या यूं कह सकते हैं ब्रिटिश शासित भारत के लिए। तो पहले क्या हो रहा था, इस कानून से पहले पूरे ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र के लिए केवल केंद्र ही बजट जारी करता था, राज्यों के अलग अलग बजट नहीं होते थे। पूरा केंद्र सरकार जो थी वो पूरा बजट लाती थी पूरे ब्रिटिश शासित भारत के लिए। अब ये क्या गया, नहीं केंद्र अपना बजट अलग लाएगी, राज्य अपना बजट, जैसे अब नहीं लाते हैं क्या? अब भारत में आप देखते हो केंद्र सरकार अपना बजट पेश करती है और राज्यों की सरकारें अपना बजट पेश करती हैं। तो पहली बार इस तरह का जो बंटवारा हुआ था वो कब हुआ? 1919 के एक्ट से। ये कब हुआ? 1919 के
एक्ट से ये व्यवस्था की गई कि अब केंद्र और राज्य अपना अलग अलग बजट पेश करेंगे। तो ध्यान रखना ये हो जाएगा। सरकार की जो मूडी मेन कमेटी, ये देखो एक और आ गया फैक्ट, मूडी मेन कमेटी ने क्या कहा था? मूडी मेन कमेटी ने कहा था आपका जो प्रांतों में द्वैत शासन लाने का जो सपना था वो बिल्कुल बेकार है, इसको असफल बता दिया था। तो सरकार ने एक मूडी मेन कमेटी बिठाई थी ये जांचने के लिए कि आप बताओ, चेक करो कि प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था अच्छी रही कि घटिया रही कि क्या रही। तो इसने कहा प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था बिल्कुल बेकार है, असफल बता दिया इन्होंने। ठीक है। और क्या था इसमें? ये एक व्यवस्था ये भी थी कि इस कानून में लिखा हुआ था कि इस कानून की जांच करने के लिए, इसकी समीक्षा करने के लिए कि इस कानून ने अपना काम किस ढंग से किया है, या कानून ठीक ढंग से अपना रोल अदा कर पाया है, तो उसको जांच करने के लिए ये लिखा हुआ था कि एक वैधानिक आयोग बनेगा। कितने साल बाद? 10 साल बाद। लेकिन बना कितने साल? 8 साल बाद ही वैधानिक आयोग बन गया था, जिसको हम बड़े हिस्ट्री में बड़ा ये नाम सुनते हैं, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन। तो साइमन जो कमीशन था ये एक वैधानिक आयोग था, ध्यान रखना। अब यहां घुमा घुमा दे आपको कि साइमन कमीशन के गठन का प्रावधान की, या फिर वैधानिक आयोग के गठन के प्रावधान की व्यवस्था कौन से कानून में थी? 1919 के कानून में थी। 1919 के कानून में ही लिखा हुआ था कि इस कानून के 10 साल बाद, यानी कि 1929 में, हम एक आयोग लेके आएंगे और वो आयोग इस कानून के क्रियान्वयन को जांचेगा कि ये कानून ने किस तरह से काम किया, ये कानून कितना सफल रहा, कितना असफल रहा, कहाँ दिक्कतें आई, क्या हुआ। तो इस कानून के क्रियान्वयन को जांचने के लिए 10 साल बाद में वैधानिक आयोग बनाएंगे। लेकिन इन्होंने 7 साल में। आगे की क्लास अब अगले वीडियो में होगी, लेकिन आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है। इन क्लासेज की पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपके स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहे हैं उन पर, या डिस्क्रिप्शन में जो मोबाइल नंबर हैं उन पर आप अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप नंबर सहित भेज सकते हैं, ताकि आपको जल्द से जल्द व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप से जोड़ करके पीडीएफ फाइल उपलब्ध करवाई जा सके।